नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए साइंस का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। संपूर्ण विज्ञान यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान को यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए। सीटेट एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को यहाँ पर लिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जीव विज्ञान शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत भोजन के घटक से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन में वे पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। ये सभी मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी शामिल होते हैं। चलिए अब इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, स्टार्च और शुगर के रूप में होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत की बात करें तो चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंदी, गन्ना, पपीता, तरबूज और आम है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मंड का परीक्षण कैसे होता है? यदि किसी मंड मतलब स्टार्च, यदि किसी खाद्य पदार्थ पर आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने पर उसका रंग नीला या काला, नीला काला हो जाए तो यह उसमें मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से परीक्षण किया जा सकता है। प्रोटीन प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत की बात करें तो पादप स्रोत जैसे कि चना, मटर, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन आदि हैं। और जंतु स्रोत में दूध, मांस, अंडे, पनीर, मछली आदि हैं। इन सब से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का परीक्षण खाद्य पदार्थ का पेस्ट बनाकर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाने पर यदि बैगनी हो जाता है यदि रंग बैगनी हो जाता है तो वह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा के बारे में बात कर लेते हैं। वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। प्रमुख स्रोत की बात करें तो पादप स्रोत जैसे कि मूंगफली, तिल, नारियल तेल, सरसों तेल। और जंतु स्रोत है घी, दूध, मक्खन, अंडे, मांस। इन सब में वसा पाया जाता है। वसा का परीक्षण खाद्य पदार्थ को एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटें। यदि कागज पर तेल के धब्बे दिखाई दें और वह पारभासी हो जाए तो उसमें वसा मौजूद है। सभी पॉइंट दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिए। विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पर देखेंगे जहां से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान से सभी पॉइंट को देखते हुए चलिए। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं और हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। इसके स्रोत हैं गाजर, आम, पपीता और मछली का तेल। ये विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए यह आवश्यक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है यकृत, गेहूं और चावल। विटामिन सी यह बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। यह खाना पकाने पर गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी खाना पकाने पर गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। इसके स्रोत हैं संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है।
विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडे, मछली विटामिन डी के। चलिए, खनिज लवण। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि आयोडीन है, अदरक, समुद्री मछली, पालक। और फास्फोरस है, दूध, केला, मिर्च से मिलेगा। लोहा, सेब, पालक, यकृत। और लोहा जिसे आयरन कहते हैं, इसकी कमी से अनीमिया होता है, अल्प रक्तता होता है। कैल्शियम दूध और अंडे से मिलता है, यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। आयोडीन अदरक, समुद्री मछली, पालक से मिलता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। आहारी रेशे और जल। आहारी रेशे ये हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। मुख्य स्रोत की बात करें, साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां। जल यह पोषक तत्वों के अवशोषित करने में मदद करता है और अपशिष्ट पदार्थों, मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालता है। संतुलित आहार और अभावजन्य रोग। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो संतुलित आहार कहलाता है। पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन ए की कमी। देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, रात में कम दिखाई दिखना, दृष्टिहीनता होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, हड्डियों का नरम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दांत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा या गंड, गले की ग्रंथि का फूल जाना, घेघा रोग हो जाता है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है पादपों में पोषण। सभी जीवों को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे जिस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा प्रवेश करती है, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ये छिद्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं और जल और खनिज जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं और वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये इतने चरणों से होती है। यहाँ पर समीकरण देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 + 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, मतलब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल, ये सनलाइट मतलब सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो 1 अणु ग्लूकोज, 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल बनता है। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाती है। स्टार्च की उपस्थिति, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है, सोलर एनर्जी का रूपांतरण। क्लोरोफिल का कार्य। क्लोरोफिल केवल रंग नहीं देता है, इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करना है, कैप्चर करना है सौर ऊर्जा को। रंध्र की स्थिति। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन दोनों रंध्रों के माध्यम से होता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के जल के स्तर पर निर्भर करता है। चलिए, स्टार्च का परीक्षण कैसे होगा। क्या प्रकाश संश्लेषण
केवल हरी पत्तियों में होता है? जवाब है इसका दोस्तों नहीं। लाल, भूरी या अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन दूसरे रंग के वर्णक हरे रंग को ढक लेते हैं। इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे मनुष्य और अन्य जंतुओं की तरह दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि परजीवी, जैसे अमरबेल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यह अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होता है। जिस पौधे से यह पोषण प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। तो अमरबेल के बारे में ध्यान रखिएगा। कीटभक्षी पौधे, जैसे कि घटपर्णी होता है, कीटभक्षी पौधा है। इनकी पत्तियां घड़े के समान संरचना में बदल जाती हैं। ये पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं, क्योंकि वे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। मृतजीवी, जैसे कि कवक, ये सड़ी गली वस्तुओं या मृत पदार्थों की सतह पर पाचक रस स्रावित करते हैं और उसे विलयन के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रेड पर लगने वाली फफूंद। चलिए, सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, इसमें एक शैवाल और एक कवक साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वह भोजन बनाता है, जबकि कवक उसे रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। पौधे मिट्टी से लगातार पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जिससे मिट्टी में उनकी मात्रा कम हो जाती है। किसान खाद और उर्वरक मिलाते हैं जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदल सकता है, राइजोबियम, लेकिन यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह अक्सर मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन देता है। बदले में पौधे उसे आवास और भोजन देते हैं। यह भी सहजीवी संबंध का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ये जानकारी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जंतुओं में पोषण। जंतु अपना भोजन पौधों व या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल होता है। चलिए, मानव पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा पाचन मुख से शुरू होकर गुदा तक एक सतत नली में होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण यही होता है। लार ग्रंथियों से लार निकलता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन के मंड को, स्टार्च को शर्करा मतलब शुगर में तोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन के मंड को शर्करा में तोड़ देता है। दांत। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। भोजन नली, इसमें कोई पाचन नहीं होता। इसकी दीवारों के संकुचन से भोजन नीचे आमाशय में सरकता है। आमाशय के बारे में बात करेंगे। यह मोटी दीवार वाली एक जे आकार की थैली है। इसके आंतरिक स्तर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है जो माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि एंजाइम काम कर सके और कीटाणुओं को नष्ट कर सके। यहाँ श्लेष्मल आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है, म्यूकस, और यहाँ प्रोटीन का आंशिक पाचन शुरू होता है। चलिए, नेक्स्ट है यकृत और अग्नाशय, लीवर और पैनक्रियाज। सबसे पहले यकृत के बारे में देखेंगे। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय या हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अग्न्याशय या हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। यह अग्न्याशय रस स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों पर क्रिया करता है। सभी पॉइंट दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। क्षुद्रांत्र, यहां पाचन पूरा होता है। इसकी दीवारों पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। विली का कार्य क्या है?
ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र सरफेस एरिया बढ़ा देती है। पचे भोजन का रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। बृहदांत्र या क्षुद्रांत्र से छोटी मतलब छोटी और चौड़ी होती है। छोटी आंत से छोटी और चौड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। नेक्स्ट है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। गाय भैंस घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाकर चबाता है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। रूमेन में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। यह जीवाणु मनुष्यों में नहीं होते। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। लास्ट में 30 प्रश्न जरूर देखिएगा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह भोजन के कण के चारों ओर उंगली जैसी प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाभ कहते हैं। भोजन खाद्य धानी में फंस जाता है और वहीं पाचक रसों द्वारा पचाया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये केवल किसी जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। चलिए पहले मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे। दही और ब्रेड। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? ये मित्रवत सूक्ष्म जीव है। ईस्ट चीनी को अल्कोहल में बदलता है, जिसे किण्वन कहते हैं। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, ये वे दवाएं हैं जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारती हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखिएगा। टीका, जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज पैदा करता है। और ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जिनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करके उर्वरता बढ़ाते हैं। राइजोबियम और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करके उर्वरता बढ़ाते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। हानिकारक सूक्ष्मजीव और रोग। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। मानव रोगों की महत्वपूर्ण सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ से ध्यान से देखिए। सभी पॉइंट दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखते हुए चलिए। जीवाणु। जीवाणु द्वारा क्षय रोग, हैजा टाइफाइड रोग होता है। टीवी, हैजा टाइफाइड, टाइफाइड जीवाणुओं से होता है। वायरस यानी विषाणु से खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए रोग होता है। प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया, इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। और पेचिस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खाद्य परिरक्षण रासायनिक विधि। नमक, खाद्य तेल और सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है रासायनिक विधि में खाद्य परिरक्षण के लिए। पाश्चुरीकरण, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके अचानक ठंडा करना पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। मिट्टी में मौजूद जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसे नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जिसे पौधे जड़ों से सोखते हैं। जब पौधे और जंतु मर जाते हैं तो अन्य जीवाणु इन यौगिकों को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कोशिका संरचना एवं प्रकार। कोशिका की खोज और मूलभूत तथ्य यहाँ पर देखेंगे। खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार की पतली काट में मृत कोशिकाओं को देखा। उन्होंने इसे कोशिका कहा, सेल कहा, जिसका लैटिन में अर्थ छोटा कमरा है।
तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका 1674 में ल्यूवेनहाक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब के जल में पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा। कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। रुडोल्फ विर्चो ने इसमें जोड़ा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे। एक होता है एक कोशिकीय जीव, वे जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और वही कोशिका सारे कार्य पाचन शोषण करती है, वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि पौधे, जंतु, कवक, ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका के मुख्य भाग और उनके कार्य। कोशिका के मुख्य भाग में कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। यह कोशिका का बाहरी आवरण है जो इसे बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है। एक होता है कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर आवरण है जो सेलुलोज का बना होता है। यह पौधों को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रक। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों में जीन होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान में ले जाते हैं। केंद्रक कोशिका विभाजन में भी मुख्य भूमिका निभाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव्य। देखिए दोस्तों, झिल्ली और केंद्रक के बीच एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न अंगक तैरते रहते हैं, तो इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। झिल्ली और केंद्रक के बीच एक जेली जैसा जो पदार्थ होता है। कोशिका के अंगक, माइटोकांड्रिया, इसे कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहते हैं। यह श्वसन द्वारा ऊर्जा को एटीपी में के रूप में संचित करता है। इसका अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। रिक्तिका, यह तरल पदार्थों का भंडारण करती है। पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका का 90% स्थान घेरती है, जबकि जंतुओं में ये बहुत छोटी होती है। ये सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। लवक, ये केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन को स्टोर करता है, स्टार्च और तेल को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट। लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। यह यदि कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो यह फटकर अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। राइबोसोम, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और अंतर क्या है? पादप कोशिका में प्लास्टिड लवक होते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, जंतु में रिक्तिका बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका में सेट्रोसोम तारक काय होता है जो पादप कोशिका में प्रायः नहीं होता है। नेक्स्ट है जंतुओं और पादपों में परिवहन। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सीजन, भोजन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। इसमें हम मानव परिसंचरण तंत्र पहले देखेंगे। मानव में परिवहन का मुख्य माध्यम रक्त है, ब्लड है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त के घटक के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा, यह रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% जल होता है। और आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं जो रोगाणुओं से लड़ते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। डब्ल्यूबीसी।
प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। चोट लगने पर विटामिन के की मदद से रक्त को बहने से रोकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। धमनी ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। क्यों? क्योंकि रक्त का प्रवाह उच्च दाब पर होता है। अपवाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। सिरा ये शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाती है। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर बहने देते हैं। अपवाद इसमें क्या है? फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। इसमें केशिकाएं ये अत्यंत पतली वाहिकाएं हैं जहां धमनियां और सिराएं मिलती हैं और गैसों का विनिमय होता है। मानव हृदय हृदय एक पेशी अंग है जो रक्त को पंप करने के लिए मोटर की तरह कार्य करता है। संरचना की बात करें तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद और निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। 4 कक्ष होने से ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपस में नहीं मिलते हैं। हृदय स्पंदन हृदय के कक्षों की दीवारों पर लयबद्ध संकुचन और विश्रांति स्पंदन कहलाता है। डॉक्टर इसे मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। हृदय स्पंदन मापने के लिए, हार्ट बीट मापने के लिए। मानव उत्सर्जन तंत्र सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया आदि को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क किडनी हमारे पास 2 वृक्क होते हैं। रक्त यहाँ क्षमता है, उपयोगी पदार्थ वापस सोख लिए जाते हैं और अपशिष्ट जल के साथ मिलकर मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। मार्ग वृक्क, फिर मूत्र वाहिनी, वाहिनी मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग, ये इसका क्रम है। पसीना पसीने में जल और लवण होते हैं जो शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। पादपों में परिवहन पौधे मिट्टी से जल और खनिज लेते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए उनमें विशेष पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम यह जल और खनिजों को जड़ों से ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचाता है। ट्रिक ध्यान रखिएगा, जा से जाइलम और जा से जल। फ्लोएम यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। भोजन फ्लोएम पहुंचाता है, जल जाइलम पहुंचाता है। ट्रिक है फा से फ्लोएम, फा से फूड मतलब भोजन। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प बनकर उड़ता है। यह प्रक्रिया एक चूषण अभिकर्ष पैदा करती है जिससे पानी ऊंचे पेड़ों में ऊपर तक चढ़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जंतुओं में जनन। जनन प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। नर जनन अंग इसमें एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्रवाहिका और 1 शिश्न होता है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु एक कोशिकीय होता है जिसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। मादा जनन अंग इसमें एक जोड़ा अंडाशय होता है, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। अंडाणु अंडाशय अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वयस्क मानव मादा में प्रति माह एक अंडाणु निर्मुक्त होता है। निषेचन शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी। और बाह्य निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, प्रायः जल में होता है, जैसे कि मेढक हो गया, मछली, स्टारफिश। मेढक के अंडे कवच रहित और कोमल होते हैं जो जेली की एक परत से सुरक्षित रहते हैं। भ्रूण का विकास निषेचन के बाद युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है।
जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। जब भ्रूण के सभी शारीरिक भाग, हाथ पैर सिर पहचाने जा सकते हैं तो उसे गर्भ कहा जाता है। जरायुज और अंडप्रजक जंतु। जरायुज किसे कहते हैं? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, बिल्ली। अंडप्रजक वे जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे कि पक्षी, छिपकली, मेढक। ध्यान रखिएगा। कायांतरण। कुछ जंतुओं में नवजात वयस्क से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लार्वा से वयस्क बनने की इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए रेशम कीट और मेढक इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन। वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। मुकुलन। शरीर पर एक छोटा उभार निकलता है जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है, वह मुकुलन कहलाता है, जैसे कि हाइड्रा और यीस्ट। द्विखंडन। एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव बनाती है, जैसे कि अमीबा। क्लोनिंग क्या है? किसी जीवित कोशिका या जीव की हूबहू प्रतिलिपि बनाना क्लोनिंग कहलाता है। इयान विल्मुट ने सर्वप्रथम डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था। 5 जुलाई 1996 को तैयार किया था। किशोरावस्था की ओर। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वह किशोरावस्था कहलाती है। यह सामान्यतः 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक रहती है। यौना आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि हो जाती है, हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, स्वर में परिवर्तन होता है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। लड़कों की आवाज भारी और लड़कियों की आवाज उच्च तारत्व वाली होती है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता। मुहासे होना इसी कारण होता है। हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य ग्रंथियां और उनके कार्य दिए गए हैं, तो ध्यान से इसे भी देखते हुए चलिए। ग्रंथि का नाम, हार्मोन का नाम, मुख्य कार्य। जैसे पीयूष ग्रंथि है, हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। इसका कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करना, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड हार्मोन का नाम थायरोक्सिन है, उपापचय को नियंत्रित करना, इसकी कमी से घेघा रोग होता है। अग्न्याशय हार्मोन का नाम इंसुलिन, ग्रंथि का नाम अग्न्याशय है, रक्त में शर्करा के स्वर को नियंत्रित करना, और इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। एड्रीनल ग्रंथि हार्मोन है एड्रीनेलिन, क्रोध, चिंता और उत्तेजना के समय तनाव को नियंत्रित करना, इसका काम है। वृषण ग्रंथि का नाम है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, नर जनन अंगों का विकास और लक्षण। रजोदर्शन, पहला ऋतुस्राव जब होता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। और रजोनिवृत्त 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव का रुक जाना रजोनिवृत्त कहलाता है। शिशु के लिंग का निर्धारण, यह पूरी तरह से दोस्तों पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। और मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ा 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। यदि पिता का X गुणसूत्र माता के X से गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की होती है। यदि पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कीटों और मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन। कीटों में कायांतरण कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, इसे ध्यान रखिएगा। मेढक में टेडपोल से वयस्क बनने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यक है, जिसके निर्माण के लिए जल में आयोडीन का होना अनिवार्य होता है। यदि जल में पर्याप्त आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक नहीं बन सकता। ठीक है। जीवों में श्वसन, कोशिकाओं में भोजन या ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
श्वसन के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। वायवीय श्वसन, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब वायवीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। अवायवीय श्वसन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। ईस्ट में ग्लूकोज टूटकर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका उपयोग शराब और ब्रेड उद्योग में होता है। हमारी पेशियों में जब हम भारी कसरत करते हैं और ऑक्सीजन कम होती है तब ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक अम्ल में होता है। पेशियों में ऐंठन इसी लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, जब हम भारी कसरत करते हैं और ऑक्सीजन कम होती है तब ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक अम्ल में होता है। पेशियों में ऐंठन इसी लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। मानव श्वसन तंत्र, हम नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं जो नासा गुहा से होते हुए श्वसन नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। श्वसन की क्रियाविधि, सांस लेने में पसलियों और डायफ्राम की मुख्य भूमिका होती है। डायफ्राम वक्ष गुहा के आधार पर स्थित एक बड़ी पेशीय परत है। अंतः श्वसन, यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। पसलियां ऊपर और बाहर की ओर खींचती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। उच्चवसन, पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर आता है। इससे फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? काकरोच, तिलचट्टा, इनके शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वसन रंध्र कहते हैं। वायु नलियों के जाल को वातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वातक कहा जाता है। केचुआ, यह अपनी नम और लसदार त्वचा से श्वसन करता है। मेढक, इनके पास मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं लेकिन ये अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। मछली, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए इनमें क्लोम या गलफड़े होते हैं। पादप, पौधे पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय करते हैं। उनकी जड़ें भी मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेती हैं। विशेष नोट, श्वसन दर, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। भारी व्यायाम के समय यह दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। अंतः श्वसित और उच्च वसित वायु, हम जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें लगभग 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है पादपों में जनन। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक बिना बीजों के और लैंगिक बीजों के माध्यम से। अलैंगिक जनन, इसमें नए पौधे बीजों के बिना प्राप्त किए जाते हैं। इसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। कायिक प्रवर्धन, जब नया पौधा जड़, तना, पत्ती या कली जैसे वानस्पतिक भागों से उगता है तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तना, गुलाब या चमेली की कलम, आलू की आंख, कली, अदरक और हल्दी। जड़, शकरकंदी और डहलिया, ये दोनों ध्यान रखिएगा, तना और जड़ ध्यान रखिएगा। पत्तियां, ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर कलियां होती हैं जो मिट्टी में गिरकर नया पौधा बनाती हैं। मुकुलन, जैसे यीस्ट में एक छोटा उभार मुकुलन निकलता है जो बढ़कर मात्र कोशिका से अलग हो जाता है। खंडन, जैसे स्पाइरोगाइरा शैवाल में यह 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नया जीव बन जाता है। बीजाणु निर्माण, जैसे मांस, फर्न और कवक की फफूंद में बीजाणु उच्च ताप और कम आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर आवरण से ढके होते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन, पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं। पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं पुंकेसर,
नर जनन अंग है, इसमें पराग कोष होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं, परागकण नर युग्मक बनाते हैं, ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्त्री केसर मादा जनन अंग है, इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, यहाँ मादा युग्मक या अंड बनता है। परागण, परागणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण क्या है? यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। पर परागण, यदि परागण उसी प्रकार के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो पर परागण कहलाता है, वायु, जल या कीटों के द्वारा। निषेचन, नर और मादा युग्मकों के संलयन मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, इसमें युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजों का प्रकीर्णन, प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रकीर्णन कहलाता है, ताकि पौधों को पर्याप्त धूप, जल और खनिज मिल सके। पंख वाले बीज द्विफल और सजन, हल्के और रोमयुक्त बीज आक और सूरजमुखी, कांटेदार बीज यूरेना और जैंथियम, ये जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। फटने वाले फल अरंडी और बालसम के फल झटके से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बात करेंगे। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर दोस्तों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों को देखेंगे। अब यहाँ पर रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, फिर भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनके स्वाद अलग अलग होते हैं। एक होता है अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। विशेषता क्या है? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। प्राकृतिक अम्ल की सूची, यहां से दोस्तों मिलाने वाला प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। मिलाने वाला प्रश्न यहां से आता है, इसलिए यहां पर लिखा गया है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल मिलाने के लिए आता है तो ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा में पाया जाता है, मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कर्बिक अम्ल आंवला, साइट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम में पाया जाता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, यहाँ से मिलाने वाला प्रश्न पूछा जाता है। क्षारक, इनका स्वाद कड़वा होता है। इन्हें छूने पर ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इनकी विशेषता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्रमुख क्षारक और उनका स्रोत यहाँ पर देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की साफ करने वाला मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम। तो प्रमुख क्षारक और उनके स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। सूचक परीक्षण की विधियां, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। लिटमस प्राकृतिक रंजक, यह लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव होता है। अम्ल में लाल, क्षारक में नीला। हल्दी, अम्लीय विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं, पीला ही रहता है। क्षारकीय विलयन में लाल हो जाता है, इसलिए सफेद कपड़े पर हल्दी का दाग साबुन लगाने पर लाल हो जाता है। तो हल्दी क्षारकीय विलयन में लाल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। गुड़हल के पुष्प अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उत्पाद, इस प्रक्रिया में लवण और जल बनते हैं, साथ ही उष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे कि यहाँ पर अम्ल क्षार मिलाते हैं तो लवण, जल और उष्मा उत्पन्न होती है। फिनाल्फथेलिन सूचक, क्षारकीय विलयन में यह गुलाबी रंग देता है, अम्लीय विलयन में यह
रंगहीन रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, अपाचन, हमारे आमाशय में HCl होता है, इसकी अधिकता से अपाचन होता है। इसे दूर करने के लिए प्रति अम्ल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जो कि क्षारकीय होता है। चींटी का डंक, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को दूर करने के लिए त्वचा पर नमी युक्त खाने का सोडा या कैलेमाइन विलयन लगाया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें बिना बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे क्षारक मिलाए जाते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं, उन्हें जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी डीप पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। धातु और अधातु, पदार्थों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक गुण, आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम फाइल। अधातुओं में यह गुण नहीं होता, वे पीटने पर टूट जाते हैं। तन्यता, धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। ध्वनिकता, धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर गायन ध्वनि उत्पन्न करती हैं। रिंगिंग साउंड। चालकता, धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। अपवाद, यहाँ पर ग्रेफाइट एक अधातु है पर विद्युत का सुचालक है। अपवाद, सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, पारा, यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये सभी पॉइंट दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आगे देखेंगे। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अवक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से अवक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण के लिए Mg+O2 बराबर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे में जंग लगना, ये इसके उदाहरण है। Fe+O2+H2O बराबर Fe2O3, आयरन ऑक्साइड मतलब या फेरिक ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन और जल से जब क्रिया होती है लोहे की, तो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनता है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। उदाहरण के लिए S+O2 बराबर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। जब इसे जल में घोलते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। जल से अवक्रिया, सोडियम, यह जल के साथ अत्यंत तीव्र अवक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अधातुएं सामान्यतः जल से अवक्रिया नहीं करती, लेकिन वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस को वायु से बचाने के लिए जल में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अम्लों से अफ्रिया, धातुएं अम्लों से अफ्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अफ्रिया नहीं करती हैं। विस्थापन अवक्रिया, इसमें एक अधिक और अवक्रियाशील धातु कम अवक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, मतलब हटा देती है। सक्रियता श्रेणी यहाँ पर दी गई है। सबसे अधिक सक्रियता पोटेशियम की है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। फिर इससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा और सीसा मतलब लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर को हटा देता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर देखिए CuSO4 प्लस Zn क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu, नीला रंग गायब हो जाता है, जिंक सल्फेट। नोट, यदि हम कॉपर की कील को जिंक सल्फेट में डालें तो कोई अवक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कम अवक्रियाशील धातु अधिक अवक्रियाशील धातु को नहीं हटा सकती।
तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुएं मशीनें, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां और खाना बनाने के पात्र बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अधातुएं ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन सजीवों के शोषण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोगी है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि आकार, साइज, रंग और अवस्था में, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। विशेषता क्या है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा भौतिक परिवर्तन में। ये परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, यानी इन्हें वापस पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे कि कागज के टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, जल में शक्कर का घुलना, रबर बैंड को खींचना, ये इसके उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इसे रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। विशेषता क्या है, इसमें नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि या गैस निकल सकती है। प्रकृति ये परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, इन्हें वापस नहीं पलटा जा सकता है। जैसे कि दूध से दही जमना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, भोजन का पकना या खराब होना, ये सब किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं। मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो सफेद राख बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Mg+O2 ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस राख को जल में घुलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 बनता है, जो एक क्षारक है। क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। कॉपर सल्फेट की लोहे से अपक्रिया। जब नीले कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है आयरन सल्फेट बनने के कारण, और कील पर तांबे की भूरी परत जम जाती है, जैसे कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है। लोहे में जंग लगना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर समीकरण दिया गया है, जल भी है, ऑक्सीजन भी है, लोहा है, तीनों की क्रिया से आयरन ऑक्साइड बनता है या जंग बनता है, जैसे फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। बचाव के तरीके क्या हैं, पेंट या ग्रेस की परत चढ़ाना, यस्दीकरण, गैल्वेनाइजेशन जिसे कहते हैं, मतलब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना। क्रिस्टलीकरण, यह एक भौतिक परिवर्तन है, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना। हालांकि शुद्ध रूप के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, ये एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। पदार्थों का पृथक्करण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए उनके भौतिक गुणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आकार, भार, घुलनशीलता का। ठोस पदार्थों को अलग करना। हस्तचयन, हाथों से चुनकर अलग करना। यह तब उपयोगी होता है जब अशुद्धियों की मात्रा कम हो और उनका आकार या रंग अलग हो, जैसे गेहूं से पत्थर निकालना, तो हैंड पिकिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं। थ्रेसिंग, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कड़ों को अलग करना, यह मशीनों या बैलों द्वारा किया जाता है। निष्पावन, हवा के झोंके द्वारा भारी अन्य कड़ों से हल्के भूसे को अलग करना, किसान इसका उपयोग करते हैं। चालन, छलनी का उपयोग करना। जब मिश्रण के अवयवों के आकार में अंतर होता है तो छोटे कण छेद से निकल जाते हैं और बड़े कण ऊपर रह जाते हैं, जैसे आटे से चोकर अलग करना। अघुलनशील ठोस और द्रव का पृथक्करण। अवसादन, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाना अवसादन कहलाता है, जैसे गंदे पानी में मिट्टी का नीचे बैठना। निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए ऊपर से जल को दूसरे बर्तन में उड़ेलना निस्तारण कहलाता है। इसका उपयोग तेल और जल के मिश्रण को अलग करने में भी होता है। निस्यंदन, फिल्टर पेपर या कपड़े का उपयोग करके ठोस को द्रव से पूरी तरह अलग करना, जैसे चाय से पत्ती अलग करना या पनीर बनाना।
निस्यंदन के उदाहरण हैं। घुलनशील ठोस और द्रव का पृथक्करण, वाष्पन, जल को गर्म करके वाष्प में बदलना। समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है वाष्पन का। संघनन, जल वाष्प को वापस द्रव में बदलना, पानी में बदलना संघनन कहलाता है। नोट, वाष्पन और संघनन का उपयोग करके आसुत जल प्राप्त किया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे नमक या चीनी। तापमान का प्रभाव, यदि हम विलयन को गर्म करते हैं तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है और उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। एक से अधिक विधियों का उपयोग, कभी कभी एक मिश्रण को अलग करने के लिए कई विधियों की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए रेत और नमक का मिश्रण, पहले जल मिलाकर अवसादन और निस्तारण करेंगे, मतलब रेत अलग, फिर बचे हुए नमकीन पानी का वाष्पन करेंगे, नमक अलग। कोयला और पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अक्षय सूर्य का प्रकाश वायु और समाप्त होने वाले कोयला पेट्रोलियम। कोयला यह लाखों साल पहले वनस्पति के जमीन में दबने से बना है। इस प्रक्रिया को दोस्तों कार्बनीकरण कहते हैं। कोक या कोयले का शुद्ध रूप है, इसका उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। कोलतार यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, इसका उपयोग रंग, औषधि और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम या समुद्र में रहने वाले जीवों के अवशेषों से बना होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को अलग अलग परिष्करण कहलाता है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि यह कम प्रदूषण फैलाता है। दहन और ज्वाला। दहन क्या है? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अफ्रिय कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दाह्य पदार्थ, जो पदार्थ जलते हैं उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। अदाह्य पदार्थ जो नहीं जलते, जैसे पत्थर, लोहे की कील। जलने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ईंधन, जलने वाला पदार्थ, वायु, ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। ज्वलन ताप, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ, जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोलियम, अल्कोहल। ज्वाला की संरचना, एक मोमबत्ती की ज्वाला के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। बाहरी क्षेत्र नीला, यहाँ पूर्ण दहन होता है, यह सबसे गर्म भाग होता है। मध्य क्षेत्र पीला, यहाँ आंशिक दहन होता है, यह कम गर्म होता है और प्रकाश देता है। आंतरिक क्षेत्र काला, यहाँ बिना जले कार्बन कण होते हैं, यह सबसे कम गर्म भाग है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। ईंधन क्षमता, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका कैलोरी मान कहलाती है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में नहीं होता। संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेसे, ये मानव निर्मित रेसे हैं जो छोटी इकाइयों से बनी लंबी श्रृंखला होती हैं, जिसे बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। रेयान, इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनता है। नायलॉन, यह प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है, यह बहुत मजबूत, लचीला और हल्का होता है। इसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने में होता है, क्योंकि यह इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। इन सबसे संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। पॉलिएस्टर, इसकी बनी पोशाकों में सिलवटें नहीं पड़ती। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। एक्रिलिक, यह ऊन जैसा दिखता है, इसलिए इसे कृत्रिम ऊन कहते हैं, यह प्राकृतिक ऊन से सस्ता होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक, जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, मतलब पिघल जाएं और मुड़ जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौने और कंघियां बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। बेकलाइट, उष्मा और विद्युत का कुचालक, बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बेकेलाइट का स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में। मेलामाइन, यह आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की
अधिक क्षमता रखता है। फर्श की टाइलें और आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है बल तथा दाब। बल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। इसका प्रभाव बल किसी वस्तु की चाल बदल सकता है, उसकी गति की दिशा भी बदल सकता है और उसकी आकृति में परिवर्तन भी ला सकता है। परिणामी बल, यदि किसी वस्तु पर दो बल एक ही दिशा में लगते हैं तो वे जुड़ जाते हैं। यदि विपरीत दिशा में लगते हैं तो नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, जिसे हम परिणामी बल कहते हैं। बलों के प्रकार: संपर्क बल, जो वस्तु के साथ सीधे संपर्क में होने पर लगते हैं उसे संपर्क बल कहते हैं। पेशी बल, हमारी मांसपेशियों पर द्वारा लगाया गया बल, जैसे बाल्टी उठाना। घर्षण बल, यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है घर्षण बल, और वस्तु की गति को यह धीमा करता है। असंपर्क बल, जो वस्तु को छुए बिना दूर से ही कार्य करते हैं उसे असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु पर लगाया गया बल। स्थिर विद्युत बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, जैसे कि सूखे बालों में कंघी करने पर कागज के टुकड़ों का चिपकना। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचना गुरुत्व कहलाता है। दाब, प्रेशर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सूत्र प्रेशर P बराबर होता है F/A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यदि बल समान है तो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे कि कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? ताकि कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगे और वह आसानी से दीवार में धंस जाए। दूसरा उदाहरण, कुलियों को भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़ा लपेटते क्यों देखा जाता है? क्यों? ताकि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए और सिर पर दाब कम हो। द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब, द्रव बर्तन की दीवारों और तली पर दाब डालते हैं। गहराई के साथ दाब, द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता जाता है। वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर की वायु के आवरण द्वारा लगाया गया दाब। हमारे सिर पर वायु के स्तंभ का भार बहुत अधिक होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर का दाब इसे संतुलित कर देता है, इसलिए हम पिचकते नहीं हैं। तो हमारे चारों ओर की वायु के आवरण द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। घर्षण, घर्षण एक ऐसा बल है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं पृष्ठ की प्रकृति, चिकने पृष्ठों पर घर्षण कम और खुरदरे पृष्ठों पर घर्षण अधिक होता है। भार, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए जैसे भारी वस्तु तो घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण के प्रकार घटते क्रम में: अस्थैतिक घर्षण, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है। सर्पी घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी पर सरकती है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण, जब वस्तु लुढ़कती है जैसे पहिए या सबसे कम होता है। क्रम यहाँ पर अस्थैतिक, सर्पी और लोटनिक, ध्यान रखिएगा। घर्षण हानिकारक, हानिकारक पर अनिवार्य लाभ क्या है? घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं और वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं और वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। हानि, इससे मशीनें घिस जाती हैं और उष्मा उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा नष्ट होती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लाभ भी है, हानि भी है। घर्षण बढ़ाना, जूतों की तली पर खांचेदार होना और टायरों का खुरदरा होना, इससे घर्षण बढ़ता है। घर्षण कम करना, लुब्रिकेंट, तेल, ग्रीस का उपयोग, कैरम बोर्ड पर पाउडर लगा डालना, इससे घर्षण कम होगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग सर्पी घर्षण को लोटनिंग में बदलने के लिए किया जाता है। तरल घर्षण, वायु और जल जैसे तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। इसे कम करने के लिए पक्षियों, मछलियों और हवाई जहाजों को धारा रेखी आकृति दी जाती है। प्रकाश, लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है।
प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम क्या हैं? आपतन कोण, कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दर्पणों के प्रकार और बनने वाले प्रतिबिंब। समतल दर्पण, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनता है। पार्श्व परिवर्तन, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उपयोग क्या है? डॉक्टर, टार्च, कार की हेडलाइट और सेविंग मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। आंख, नाक, गले की जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। टार्च में इसका उपयोग होता है, कार की हेडलाइट में इसका उपयोग होता है और सेविंग मिरर में भी इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। प्रतिबिंब यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन जब वस्तु दर्पण के बहुत नजदीक होती है तो यह आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उपयोग क्या है? वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि यह बहुत बड़े क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। लेंस, लेंस पारदर्शी पदार्थ के टुकड़े होते हैं जो प्रकाश को मोड़ देते हैं। उत्तल लेंस, यह बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों आवर्धक लेंस के रूप में होता है। अवतल लेंस, यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यह हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र, नेत्र एक प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करता है। रेटिना, यहाँ प्रतिबिंब बनता है या पर्दे की तरह कार्य करता है। परितारिका, यह आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार है। आइरिस और पुतली के आकार को नियंत्रित करती है ताकि प्रकाश की सही मात्रा अंदर जा सके। अंध बिंदु, जहां दृक तंत्रिका और रेटिना मिलते हैं वहां कोई संवेदी कोशिका नहीं होती, इसलिए वहां प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसे अंधबिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दृष्ट अस्थायित्व, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक बना रहता है। प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। जब यह प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। विविग्योर, ध्यान रखिएगा, विविग्योर, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। विवर्तन और परावर्तन के कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। कैलिडोस्कोप, इसमें 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं जो परावर्तन द्वारा सुंदर पैटर्न बनाते हैं। पेरिस्कोप, इसमें 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। इसका उपयोग पनडुब्बियों में बाहर देखने के लिए होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि, साउंड। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे गति करना। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें 2 वाक तंतु होते हैं जिनके बीच की झिरी से वायु निकलने पर कंपन होता है। ध्वनि का संचरण, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। निर्वात, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहां कंपन ले जाने के लिए कण नहीं होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। गति का क्रम, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि के अभिलक्षण,
यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ध्वनि के अवलक्षण से। आवृत्ति, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज है। तारत्व, ध्वनि का तीखापन या भारीपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति, उच्च तारत्व, तीखी आवाज जैसे पक्षियों की आवाज, महिलाओं और बच्चों की आवाज, ये उच्च तारत्व की आवाज होती है। निम्न आवृत्ति, निम्न तारत्व यानी भारी आवाज जैसे शेर की दहाड़, पुरुषों की आवाज, ये निम्न तारत्व के अंतर्गत आती है। आयाम, कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। प्रबलता, यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कष्टदायक होती है। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। श्रव्य ध्वनि, मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकते हैं। अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम हाथी और व्हेल सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक कुत्ते, चमगादड़, इसका उपयोग सोनार और अल्ट्रासाउंड में होता है। मानव कान, ध्वनि बाहरी कान कर्ण पल्लों द्वारा पकड़ी जाती है। कर्ण नलिका से होते हुए कर्ण पटह तक पहुंचती है। कंपन कर्ण पटह को कंपित करते हैं, जिसे अंतःकर्ण मस्तिष्क तक भेज देता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। द्रवों में विद्युत चालकता। द्रवों में विद्युत चालकता, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे नींबू का रस, जल का नल का पानी, नमक का घोल, और कुछ कुचालक जैसे आसुत जल, तेल, शहद। आसुत जल यह विद्युत का कुचालक है, लेकिन इसमें नमक मिलाने पर यह चालक बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा। विद्युत लेपन, विद्युत द्वारा किसी वांछित धातु की परत किसी दूसरी वस्तु पर चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इसका उपयोग लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, चमक और रंग से बचाव के लिए, सस्ती धातुओं पर चांदी या सोने की परत चढ़ाना, आभूषणों के लिए, लोहे के डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाना, भोजन सुरक्षित रखने के लिए। अगला है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत परिपथ के अवयव। विद्युत परिपथ को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। सेल और बैटरी, एक से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, प्लस माइनस। स्विच, जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ पूरा होता है और धारा बहती है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। यह तार के पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। उपयोग हीटर, प्रेस, गीजर। इनमें नाइक्रोम का के तार का इस्तेमाल होता है, जिसे एलिमेंट कहते हैं। फ्यूज, यह सुरक्षा युक्ति है। इसका तार कम गलनांक वाले विशेष पदार्थ का बना होता है। अधिक धारा आने पर यह पिघलकर टूट जाता है और आग लगने से बचाता है। आजकल इसकी जगह एमसीबी का प्रयोग होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार से धारा बहती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसकी खोज हंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने की थी। विद्युत चुंबक लोहे के टुकड़े पर लिपटे विद्युत रोधी तार की कुंडली है। यह केवल तब तक चुंबक रहता है जब तक धारा बहती है। इसका उपयोग विद्युत घंटी और क्रेन में होता है, लोहे का कचरा उठाने के लिए। तारे एवं सौरमंडल। खगोलीय पिंड। चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है, इसे ध्यान रखिएगा। तारामंडल, तारों के पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले समूह को तारामंडल कहते हैं, जैसे कि सप्तऋषि है, ओरायन है। सौर परिवार, सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं। यहाँ पर ग्रहों का नाम और मुख्य विशेषता दी गई है।
बुध सूर्य के सबसे निकट है, कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। यह पूर्व से पश्चिम घूमता है, इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, अंतरिक्ष से नीली हरी दिखाई देती है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। शनि, इसके चारों ओर सुंदर वलय हैं, यह जल से भी कम सघन है, पानी में तैरेगा। यूरेनस शुक्र की तरह यह भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। नेपच्यून दोस्तों, ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अन्य खगोलीय पिंड। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे पिंडों का समूह क्षुद्र ग्रह कहलाता है। धूमकेतु लंबी चमकदार पूंछ वाले पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। उल्काएं, टूटते तारे जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से जल जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हैं। प्राकृतिक घटनाएं, इन सब के बाद अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, तो ध्यान से देखते हुए चलिए। प्राकृतिक घटनाएं। तड़ित, बादलों में आवेश के संचय के कारण तड़ित पैदा होती है। रगड़ द्वारा आवेश पैदा करने की प्रक्रिया को विद्युतीकरण कहते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। भूकंप, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भारत के सबसे खतरे वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय, पूरा उत्तर पूर्व और कच्छ का रण है। वायु और जल प्रदूषण। ताजमहल का पीला पड़ना। मथुरा तेल रिफाइनरी से निकलने वाली गैसें SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है जो संगमरमर का संक्षारण करती है, इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा सोख लेना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। मुख्य गैसें हैं CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। सुपोषण। खेतों से उर्वरक बहकर जलाशयों में जाते हैं जिससे शैवाल बहुत बढ़ जाते हैं, ये पानी की ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं जिससे मछलियां मर जाती हैं। कचरा संग्रहण एवं निपटान। कचरा संग्रहण एवं निपटान। वर्मी कंपोस्टिंग, लाल केंचुओं की सहायता से रसोई के कचरे से खाद बनाना। लाल केंचुओं में गिजर्ड होता है जो भोजन पीसने में मदद करता है। कचरे के 2 रंग के डिब्बे, नीला डिब्बा पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ इसमें डाले जाते हैं, प्लास्टिक, धातु, कांच। हरा डिब्बा सड़ने वाला कचरा डाला जाता है, फलों के छिलके, बचा भोजन, जंतु अवशिष्ट। चुंबक और उसके गुण। खोज। मैग्नीशिया नामक स्थान पर मैग्नेटाइट पत्थर के रूप में इसकी खोज हुई। ध्रुव। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को तोड़ने पर भी ये ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते। गुण क्या है? समान ध्रुव NN और SS एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव NS एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब उत्तरी दक्षिणी। दिशा ज्ञान। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, इसी आधार पर दिक्सूचक कार्य करता है, कंपास कार्य करता है। विचुंबकन। चुंबक को गर्म करने, पीटने या ऊंचाई से गिराने पर वह अपना गुण खो देता है। जल एक बहुमूल्य संसाधन। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। भौम जल स्तर, जमीन के नीचे की चट्टानों के बीच जमा पानी। वर्षा जल का मृदा के माध्यम से नीचे रिसना अंतःसैदन कहलाता है। जल संभरण, वर्षा के जल को जमा करके भौम जल स्तर को बढ़ाना जल संभरण कहलाता है। वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप सिंचाई, पौधों की जड़ों में सीधे बूंद बूंद करके पानी पहुंचाना जिससे जल की बर्बादी कम होती है, इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब विज्ञान से संबंधित 30 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। धमनियों में रक्त उच्च दाब पर और झटके के साथ बहता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर A और B दोनों सही है और B A की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समूह चुनिए जो केवल बाह्य निषेचन करते हैं। मेढक मछली, मुर्गी, तारा मछली। देखिए दोस्तों, मेढक बाह्य निषेचन करता है,
मछली बाह्य निषेचन इसमें होता है, तारा मछली में भी बाह्य निषेचन होता है, मुर्गी में बाह्य निषेचन नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी में निषेचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव पाचन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत बताना है। अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पर क्रिया करता है, पित्त रस वसा की पाचन में मदद करता है और यह अम्लीय होता है। तो यही गलत है दोस्तों। पित्त रस वसा को पचाता तो है लेकिन यह अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है, ताकि आमाशय से आए अम्लीय भोजन को उदासीन कर सके। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव और रोग से यहाँ पर सुमेलित करना है। बैक्टीरिया, इसको आप किससे मिलाएंगे? इसको आप टाइफाइड से मिलाएंगे। टाइफाइड से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। कवक, कवक को आप एथलीट फूड से मिलाएंगे, कवक से एथलीट फूड रोग होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को मलेरिया से मिलाएंगे। वायरस, वायरस को खसरा से मिलाएंगे, खसरा वायरस कारण होता है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल कोशिका झिल्ली होती है, ये गलत है। इनमें केंद्रक कोशिका के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, ये भी गलत है। इनमें एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, थियरी सेक्शन में आपको बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कायांतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसके लिए जल में आयोडीन अनिवार्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कायांतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसके लिए जल में आयोडीन होना अनिवार्य है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केंचुए और मेढक दोनों अपनी त्वचा से शोषण कर सकते हैं, इन दोनों के संदर्भ में सामान्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सामान्य विशेषता के बारे में पूछा गया है। दोनों में फेफड़े बिल्कुल नहीं होते, ये गलत है। दोनों की त्वचा नम और लसदार होती है, ये सही है। सामान्य विशेषता यही है, दोनों की त्वचा नम और लसदार होती है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है और जाइलम जल पहुंचाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में कौन सा कथन लड़कों के लिए सही है? यहाँ पर लड़कों के लिए पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडम्स एप्पल का उभरना। थ्योरी सेक्शन में बताया गया था, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एडम्स एप्पल का उभरना। स्वपोषी और विषमपोषी के संदर्भ में विचार करें। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अमरवेल एक स्वपोषी पौधा है, यह गलत है दोस्तों। अमरवेल स्वपोषी नहीं है, यह एक परजीवी पौधा है। तो यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। अमरवेल दूसरे पौधों से भोजन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्रा के पास 3 अज्ञात विलयन है, पी नींबू का रस, क्यू साबुन का घोल, आर चीनी का घोल। सूचकों के साथ परिणाम क्या होंगे, क्या होंगे आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्यू क्या है? साबुन का घोल है, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। साबुन का घोल दोस्तों क्षारक होता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नींबू का रस नीले नीले लिटमस को लाल करता है, इसे ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनने वाली राख को जल में घोलने पर प्राप्त विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसलिए ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सक्रियता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है?
सक्रियता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, कॉपर लोहे से कम सक्रिय है, इसलिए वह लोहे को उसके सल्फेट विलयन से नहीं हटा सकता। ठीक है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम के बारे में विचार करें। सोडियम और पोटेशियम के बारे में विचार करें। देखिए दोस्तों, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सही है। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी सही है। इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता, ये गलत है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सत्य है। यहाँ पर ए और बी आपका सत्य है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ये केवल रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, इन तीनों में नया पदार्थ बनता है और इसे वापस नहीं बदला जा सकता है, इसलिए ये सभी रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा अधातुओं के लिए गलत है? अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सही है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर, सही है। अधातुएं जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती हैं, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में सही कथन चुनिए। इन्हें गर्म करके बार बार मोड़ा जा सकता है, ये गलत है। बेकलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण हैं, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में दूसरा कथन सही है, बेकलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण हैं। बेकलाइट, स्विच और मेलामाइन बर्तन ऐसे प्लास्टिक हैं जो एक बार गर्म होकर जम गए तो दोबारा नहीं पिघलते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त कोक के बारे में क्या सत्य है? देखिए दोस्तों, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, SO2 और NO2 के कारण। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे गर्म क्षेत्र का रंग कैसा होता है और वहां क्या होता है? मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे गर्म क्षेत्र का रंग नीला होता है और वहां पूर्ण दहन होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक कील का सिरा नुकीला बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कम होने से समान बल द्वारा दाब बढ़ जाता है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, बाल बेयरिंग का उपयोग घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये गलत है। सर्पी घर्षण असैतिक घर्षण से कम होता है, सही है। तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया घर्षण घर्षण कहलाता है। घर्षण मशीनों के पुर्जों में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बाल बेयरिंग दोस्तों घर्षण कम करने के लिए होते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? यह आभासी और सीधा होता है, यह विशेषता है। यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है, सही है। यह वस्तु के आकार से हमेशा बड़ा होता है, यह विशेषता नहीं है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति बढ़ जाए तो ध्वनि की तारत्व बढ़ेगी और आवाज तीखी होगी, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का समूह है? तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये असंपर्क बल का समूह है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह उल्टा और वास्तविक होता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज है। फ्यूज तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसे ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा तथ्य इसे अन्य ग्रहों से अलग करता है? तो देखिए दोस्तों, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसी कारण यह अन्य ग्रहों से अलग है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबने पर नीले से हरे रंग में बदल जाती है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन और विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्वनि की प्रबलता और आयाम के बीच क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयाम का स्क्वायर। ध्वनि की जो प्रबलता है ये कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।